गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में इस चैप्टर के अंदर आपको मैंने तीनों क्षेत्र के बारे में इसके पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था, जिसमें मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से वस्तुओं की गणना की जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि वस्तुओं की जो अंतिम मूल्य होती है उसकी गणना के आधार पर हम बता सकते हैं कि एक वर्ष के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंदर कितना ज़्यादा उत्पादन हुआ है। आज मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ बता रहा है ये आपका पेज नंबर नीचे देख ले रहा हूँ कितना है आपका, पेज नंबर 23 है। ठीक है, इसमें बता रहा है आपका कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी एक साल के अंदर एक क्षेत्र के अंदर कितना उत्पादन हुआ है उसके बारे में बताता है। उसमें क्या जाता है कि एक वर्ष के अंदर जो उत्पादित वस्तु होती है उसके मूल्य के आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि उस क्षेत्रक में कितना ज़्यादा उत्पादन हुआ है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को, और तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रकों को जब मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद जो उसका उत्पादन होता है उसको मिला दिया जाता है और उसका योगफल किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादनों के योगफल को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। हम सकल घरेलू उत्पाद से हम किसी भी देश के जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में अच्छे से जानकारी जो है वो ले सकते हैं। आगे आपको बता रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत के अंदर सकल घरेलू उत्पाद को जो मापने का काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार का जो मंत्रालय होता है उसके द्वारा इन तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। बोल रहा है कि यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। तो हमने आपको बताया कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी एक वर्ष में उत्पादित जो वस्तुओं का अंतिम मूल्य होता है उसके आधार पर हम लोग प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन के बारे में पता कर सकते हैं और इनका योगफल जो होता है, तीनों क्षेत्रों के उत्पादन का जो योगफल होता है उसी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। पूरे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। समानतः अधिकांश विकसित देश के इतिहास में ये देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। अगर हम लोग जितना भी विकसित देश है अगर उसका इतिहास उलट के देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आर्थिक क्रिया होती है किसी क्षेत्रक में तो वो होती है प्राथमिक क्षेत्रक में। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और किसी क्षेत्रक समृद्ध होता गया वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा और डेवलपमेंट के कारण, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के कारण या नए आधुनिक जो प्रणाली है, कृषि प्रणाली है, उसको अपनाने के बाद से ये देखा जा रहा है कि उत्पादन जो है प्राथमिक क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे हैं। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। क्रय विक्रय की गतिविधि कई गुना बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पादित थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में
और रोजगार करते थे। लोग, ऐसा बात नहीं था कि उस समय लोग जो थे केवल प्राथमिक क्षेत्र पे ही डिपेंड रहते थे। इसके अलावा दूसरा वर्क भी जो था प्रशासन का, या आपका यहाँ बता रहा है प्रशासक का, या आपका व्यापार से संबंधित जुड़े हुए थे, सैनिक कार्य से संबंधित जुड़े हुए थे, परिवहन का। मगर फिर भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए थे। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है। बाद में चलकर जो है विनिर्माण जो क्षेत्र जो था उसके अंदर आधुनिक प्रणाली आ जाने के बाद से जो था लोग कारखाने जो थे वो अस्तित्व में आने लगे। और हम लोग ने इतिहास के बुक में ये पढ़ा है कि उन लोगों पर इन कारखानों में काम करने के लिए दबाव डाला जाता था। आगे बोल रहा है आपका कि कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। अब क्या हुआ कि अब जो था लोग जो थे अतिरिक्त जो उनका समय मिलता था उसमें वो लोग विनिर्माण क्षेत्र के अंदर काम करने लगे। यानी अब जो था वो ट्रांसफर हो रहा था, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र की ओर जाने लगा था। पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ है। अगर हम लोग पिछले 100 साल के अंदर देखें तो हमें देखेंगे कि अब जो है विकसित देशों के अंदर ये देखा जा रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र जो है वो अब तृतीयक क्षेत्र की ओर बदलता जा रहा है। यानी अब जो है द्वितीयक क्षेत्र से लोग तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा काम करना पसंद करें या ज़्यादा उसके अंदर लगे हुए हैं। और कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अगर कुल उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेवा क्षेत्र जो है उसका महत्व जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र दोनों से ज़्यादा हो चुका है। बोले भारत में तीनों क्षेत्र को क्या कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, इसके बारे में बताएगा आपको कि कितने लोग इन तीनों क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं और कितना उत्पादन होता है। बोल रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है, हम इसे अगले खंड में देखेंगे। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, यहाँ देखिए तीनों आलेख आपको दिखा रहा है, बता रहा है कि 3 क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यहाँ आलेख आपका दिखा रहा है, देखिए आपका दिखा रहा है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे आपको रुपया बता रहा है, ठीक है। 1973 और 74 में देखिए ज़्यादा अंतर तो नहीं दिखाई दे रहा है, द्वितीयक क्षेत्र थोड़ा कम दे, यानी तृतीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र इसमें ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। मगर अगर 2013-14 यानी अभी का आंकड़ा देखेंगे हम लोग तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से सबसे ज़्यादा अगर किसी क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है तो वो है आपका तृतीयक क्षेत्र। चलिए, उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व आपको यहाँ पे बताएगा कि क्या क्या कारण है कि 2013-14 में तृतीयक क्षेत्र जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो रहा है कि वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्ष में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक अगर वृद्धि हुई है तो वो है तृतीयक क्षेत्र में, जैसा मैंने आपको आलेख अभी दिखाया था। परिणामतः वर्ष 2013 और 14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका कि भारत में तृतीयक क्षेत्र जो है उत्पादन के दृष्टिकोण से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहला, किसी भी देश में अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक व तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है, जो जरूरी सेवा होती है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है।
ये जितनी भी सेवाएं हैं, ये 30 सारी सेवाएं जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंदर आती है, और किसी भी देश के विकसित होने का सबसे बड़ा कारण इसी को माना जाता है। ठीक है। आर्थिक विकास की समझ, ये आपका बता रहा है कि सॉरी, टॉपिक इसी के अंदर अंतर्गत आ रहा है। चलिए दूसरा बता रहा है आपका, कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग जो है उतनी अधिक होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों के उत्पादन होने के बाद उसको दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसको एक जगह एक स्टॉक करने के लिए हमें भंडार की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो जैसे जैसे प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा, वैसे वैसे तृतीयक क्षेत्र का डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाएं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। बोल रहा है कि जैसे जैसे लोगों का आमदनी बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग जो है दूसरी सेवाओं का डिमांड करना शुरू कर देंगे। चौथा, बोल रहा है कि विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो गई है। अगर हम लोग कुछ पहले के यानी पिछले दशक से अगर हम लोग देखें, तो हम ये देखेंगे कि संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित जो सेवाएं हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और उनके प्रसार के कारणों का चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि इसका इतना तेज़ी से विकास हो रहा है या इतना तेज़ी से इसका डिमांड बढ़ रहा है। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्रों की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र तीनों के अंदर एक समान वृद्धि नहीं हो पा रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानें, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसे सेवाओं में लगे हुए हैं। वे बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं, और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प या अवसर नहीं है। अगर हम लोग देखें भारत के अंदर, तो हम ये देखेंगे कि जो सेवा क्षेत्र है उसमें लोग जो हैं, कई तरह के लोग नियोजित है, परंतु उनकी संख्या जो है वो सीमित है। ठीक है। और जो लोग इसके अंदर नहीं लगे तो वो क्या करते हैं, अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं। ठीक है। मरम्मत कार्य का काम, परिवहन, दुकान, छोटा मोटा दुकान जो है उससे खोलते हैं, मगर उससे भी उनकी जीविका जो है वो नहीं चल पाती है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भाग का ही महत्व बढ़ा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, तो आलेख 2 जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आलेख के द्वारा बता रहा है, रोजगार के क्षेत्रकों में हिस्सेदारी बता रहा है, आपका प्रतिशत बता रहा है। 2072-73 के अंदर आपको बता रहा है तृतीय क्षेत्र के अंदर 15% लोगों को रोजगार मिलता था, 11, और सबसे ज़्यादा देखिए 74%। और यहाँ पे अभी भी देखिए इतना 2011-12 का यहाँ पे आलेख दिखा रहा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप होने के बावजूद भी यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर अभी भी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं या उसके अंदर शामिल हैं। दूसरा, इसमें द्वितीय क्षेत्र में 24, और तीसरा जो है आपका 27% जो है वो तृतीय क्षेत्र का है। यहाँ पे भी आपका देखिए 1973 और 74 और 2013-14 का सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी बता रहा है। तीनों का योग जो होता है उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो 73-74 में देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आपका कितना प्रतिशत दिखा रहा है। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि 2013-14 में तृतीय क्षेत्र का जो योगदान जो है सकल घरेलू उत्पाद में वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है। बुरा भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। योगदान आप देख रहे हैं तो तृतीय क्षेत्र का 2013-14 का जो आलेख दिखाई दे रहा है उसमें आप देखिएगा कि योगदान तो उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मगर रोजगार का सृजन जो है वो ज़्यादा नहीं कर पा रहा है।
वर्ष 2011 और 12 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को देखा था। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को नियोजित करता है कोई क्षेत्र, तो वह है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ है? जिस तरह से प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन जो है तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है या सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान ज़्यादा है, तो रोजगार में ऐसा क्यों नहीं हो पाया है? बोल रहा है कि अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। अगर हम लोग देखें कि इस अवधि के अंदर अगर हम देखें तो औद्योगिक उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, मगर रोजगार जो है उतना तेजी से नहीं बढ़ा है। तृतीय क्षेत्र पर यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 4/5 यानी 4/5वां हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र में हटा भी देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्रों के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। अल्प बेरोजगारी यानी अगर आप उसको हटा भी देते हैं तो उससे उत्पादन में किसी तरह का कोई प्रभाव जो है वो नहीं होगा। इसे ही हम लोग अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल के टॉपिक में फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।